का पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम संविधान के पार्ट 15 से चलता है। पॉलिटिकल पार्टियों का रजिस्ट्रेशन पार्ट 15 से होता है। हम लोगों को जो वोटिंग का राइट मिलता है वो पार्ट 15 से मिलता है। जितने चुनाव होते हैं, चाहे वो सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान, सबका सिलेक्शन का सिस्टम पार्ट 15 से चलता है। पॉलिटिकल पार्टियों को रजिस्ट्रेशन का सिस्टम पार्ट 15 से होता है। पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन का जो पूरा ऑफिस चलता है वो पार्ट 15 से चलता है। तो संविधान निर्माताओं ने पार्ट 15 के ऊपर दो महापुरुषों का चित्र रखा, और वो दो महापुरुष थे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी। और किस लिए रखा? हर चित्र के पीछे एक सोच थी रखने की। पार्ट 15 पे छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र इसलिए रखा क्योंकि दोनों लोगों ने भारत को स्वतंत्र बनाने की सबसे बड़ी मुहिम छेड़ी थी। जहां पश्चिम भारत में सबसे बड़ी मुहिम मुगलों के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह जी ने छेड़ी थी, वहीं महाराष्ट्र की तरफ से इसकी शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। अगर आज भारत में सनातन धर्म है, हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, तो इसका श्रेय दो लोगों को जाता है, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी महाराज। तो संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि चूंकि भारत पूरा एक लोकतंत्र से चलेगा, तो हम यहां पे दो महापुरुषों की फोटो रखेंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के सपने को साकार करेंगी। सारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, पार्षद, प्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के सपने को साकार करेंगे। हमको जो वोटिंग का राइट दिया आम जनता को, हम लोग वोट देने के पहले यह देखेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे विचारों के, उनके विचारों के सबसे करीब है, हम उसको वोट करेंगे। हम वोट करते समय देखेंगे कौन सा सांसद और विधायक छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के विचारों को आगे बढ़ा रहा है, हम उसको वोट करेंगे। लेकिन जानते हैं, बिना किसी पार्लियामेंट में प्रस्ताव के, बिना कोई ऑर्डर के संविधान छापने वालों को कह दिया गया कि तुम अब संविधान में कोई चित्र नहीं रखोगे। जैसे संविधान में आर्टिकल 35A आ गया था चोर दरवाजे से, बिना किसी प्रस्ताव के, ऐसे बिना किसी आदेश के संविधान छापने वाले पब्लिशर्स को बुला बुला के धमका के बोला सारे फोटो हटा दो। और एक बार फोटो हट गई तो हट गई, और 75 साल हो गया, आई नहीं वापस। पिछले 10 वर्षों से मैं इस फोटो को लाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं, और मुझे खुशी है कि अभी पिछले सप्ताह राज्यसभा में यह मुद्दा उठा और राज्यसभा के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी ने खुद कहा कि ये जो संविधान हमारे हाथ में है, ये जो संविधान हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में रखा हुआ है, ये जो संविधान सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ये जो संविधान की कॉपी सारे लॉ स्कूलों में चल रही है, ये अधूरी है। इस पे संविधान निर्माताओं का सिग्नेचर भी होना चाहिए और इस संविधान के ऊपर 22 चित्र भी होने चाहिए। मैं आशा करता हूं बहुत जल्दी हमें वो संविधान मिलेगा जिसमें हमारे महापुरुषों का चित्र होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि चित्र से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। आप खुद कल्पना करिए, अगर भारत के संविधान में राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी, कृष्ण, अर्जुन, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, नटराज, हनुमान जी, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सारी फोटो रही होती, तो भारत के संविधान में इमरजेंसी के दौरान सेकुलर जोड़ा जा सकता था क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। कोई भी जब काम करना होता है तो बड़ी प्लानिंग की जाती है।
पिता ने सारे चित्रों को हटाया और बेटी ने आके सेकुलर शब्द जोड़ दिया। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि यह गुरुओं की धरती पंजाब, जहां सनातन को बचाने की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, यहां के सांसद और विधायक गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र वापस आना चाहिए, न इसके लिए विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, न इसके लिए संसद में आवाज उठा रहे हैं। पूरे देश से सबसे पहले कहां से आवाज उठनी चाहिए? इसलिए मैंने तय किया है, पंजाब के सारे प्रमुख शहरों में जा जाके मैं जगाऊंगा, इतना जगाऊंगा कि पंजाब की विधानसभा को भी यह प्रस्ताव पास करना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी को दोबारा संविधान में स्थापित करो, और लोकसभा और राज्यसभा में भी आवाज उठेगी। और भी धोखे हुए हैं, कहीं और बात करूंगा। मतलब धोखा ऐसा हुआ, रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ तात्या टोपे की फोटो थी। मक्कारी देखिए, गद्दारी देखिए, तात्या टोपे को टीपू सुल्तान घोषित कर दिया। भारत के संविधान में राव तुलाराम जी की फोटो थी। राव तुलाराम जी किसानों के साथ बैठ के चर्चा कर रहे हो, एक फोटो थी। गद्दारी देखिए, उस राव तुलाराम जी के दरबार को अकबर का दरबार घोषित कर दिया। ऐसे ऐसे पाप हुए। दुर्भाग्यवश ऐसे विषयों पे आम जनता को पता ही नहीं। मैं पहले दिल्ली से बाहर नहीं निकलता था, मैं पीआईएल करता रहता था। अपना इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के पीआईएल चल रही है, एक पीआईएल चल रही है। पहले धर्म और रिलीजन के भेद को स्पष्ट करिए, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में एक चैप्टर डालिए, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। सनातन धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख भी पंथ नहीं है क्योंकि धर्म है। मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, गुरु ग्रंथ साहिब में कहीं ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि जो सिख होगा वही स्वर्ग में जाएगा, जो सिख नहीं होगा वो नरक में जाएगा। कहीं लिखा है हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में? बताइए इधर, कहीं लिखा है? नहीं। भगवत गीता में कहीं लिखा है जो भगवान कृष्ण को मानेगा वही स्वर्ग में जाएगा, जो भगवान कृष्ण को नहीं मानेगा नरक में जाएगा? नहीं। रामचरितमानस में कहीं लिखा हुआ है जो भगवान राम की पूजा करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं पूजा करेगा नरक में जाएगा? लिखा है क्या? नहीं। वेद उपनिषद में कहीं लिखा है क्या जो वेद पढ़ेगा वही स्वर्ग में जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा नरक में जाएगा? लिखा है क्या? नहीं। लेकिन विदेशी पंथ की किताबों में लिखा है हमारे वाले गॉड को मानेगा, हमारी वाली किताब पढ़ेगा तो जन्नत में जाएगा, हीवन में जाएगा, नहीं मानेगा हेल में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। इतना छोटा सा कॉमन सेंस हमारे उस जमाने के शुरुआती सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने नहीं लगाया, और नतीजा ये हो गया, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। वो कहते नहीं, सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसलों की पूरी चेन बन गई, और वो चेन आज तक चल रही है, जहां धर्म को रिलीजन समझा जा रहा है, रिलीजन को धर्म समझा जा रहा है, भगवत गीता को भी मजहबी किताब समझा जा रहा है, बाइबल कुरान को भी मजहबी किताब समझा जा रहा है, जबकि धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। यह सबसे बड़ा अंतर है। इसलिए आप लोग इसके लिए प्रयास करिए, अपने अपने सांसद विधायक से मिलकर कहिए भगवत गीता पढ़ाएं, और भगवत गीता अगर हिंदुस्तान में नहीं पढ़ाई जाएगी तो फिर कहां पढ़ाई जाएगी? अगर भारत में भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाएगी तो फिर कहां पढ़ाई जाएगी? इस पे एक सोचना पड़ेगा, इस पे चिंतन करना पड़ेगा, और आवाज इसके लिए उठाएं। आप सब भी उठाओ। आवाज कैसे उठा सकते हैं इसको समझिए। अभी हमारे सामने आप लोग इतने लोग बैठे हुए, आपने हमें सुना, आप भी अपने अपने काम में, हम चले गए दिल्ली। ये बात बाकी लोगों को कैसे पता चलेगी? ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे पता चली? उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक तरीका बताता हूं, थोड़ा एफर्ट करिए, समझ में आ जाएगा।